हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम। उसमें हम कवर करेंगे टॉप गेटिंग सिस्टम, बॉटम गेटिंग सिस्टम, पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम एंड स्टेप गेटिंग सिस्टम। इस डिफरेंट टाइप के गेटिंग सिस्टम को आज हम देखने वाले हैं और उनमें पोरिंग टाइम हम निकालेंगे क्योंकि किसी मोल्ड को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं पोरिंग टाइम। तो उसका कैलकुलेशन भी आज हम यहाँ पे देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉप गेटिंग सिस्टम। जैसे कि इसके नाम से भी जानते हैं टॉप गेटिंग सिस्टम मतलब यह हमारा जो मोल्ड कैविटी होगा इसके टॉप से हम किसी अगर मोल्टन मेटर को फिल करते हैं तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं टॉप गेटिंग सिस्टम। आप साफ साफ यहाँ पे देख रहे हो ये हमारी मोल्ड कैविटी है और इसमें जो अगर गेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है और उसका जो एंट्री पॉइंट है ये एट द टॉप ऑफ मोल्ड कैविटी है तो उसे हम बोलते हैं टॉप गेटिंग सिस्टम। मोल्ड का गेट का जो एंट्री पॉइंट होगा उससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सिस्टम टॉप गेटिंग सिस्टम है, कौन सा बॉटम है और कौन सा पार्ट लाइन है। अब यहाँ पे मैंने एक साइड में दिखाया है, चाहिए तो आप यहाँ से भी दिखा सकते हो। ये डायरेक्टली टॉप से यहाँ पे गेटिंग सिस्टम है। तो अब इसके फर्स्ट तो हम इसके देखते हैं एडवांटेजेस। हम फर्स्ट इसके डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में इसके आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो टॉप में अगर मैंने कोई गेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है तो यहाँ से इसका वेलोसिटी जो आएगा इसको वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा। इसका वेलोसिटी जो होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी से कोई मोल्टन मेटल है जो मोल्ड कैविटी में इंटर करेगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उसका मास फ्लो रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि मास फ्लो रेट हम जानते हैं एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन मास फ्लो रेट को हम लिखते हैं एरिया इनटू वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो किसी भी मोल्टन मेटल का मास फ्लो रेट ज़्यादा होगा। मास फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो ये मोल्ड कैविटी फिलअप करने के लिए जो मुझे टाइम लगेगा वो कम लगेगा। मोल्ड कैविटी फिलअप करने के लिए मुझे लगने वाला टाइम कम लगेगा और हमें कम टाइम में ही किसी मोल्ड को फिलअप करना होता है। ये हम आगे देखेंगे कम टाइम में क्यों, बट हमारा पर्पज रहता है कि हम कम से कम टाइम में मोल्ड कैविटी को फिलअप करें ताकि जो भी सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होंगे वो श्रिंकेज को कवर कर पाए। और मेटल जब इस गेटिंग सिस्टम में तो यहाँ पे इसको कम पोरिंग टाइम लगेगा इस मोल्ड कैविटी को फिलअप करने के लिए। तो हम फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कि ये एडवांटेजेस है हमारा कि ये शॉर्ट टाइम में हम किसी भी मोल्ड को फिल कर सकते हैं विद इन शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम लगेगा। अगर शॉर्ट टाइम लगेगा तो क्या होगा, ये जो मोल्ड सिस्टम है, ये जो गेटिंग सिस्टम है, इसमें जब भी मोल्टन मेटल फ्लो होता है तब उस केस में अगर वो कोई मोल्टन मेटल ज़्यादा टाइम लेता है, अगर कोई सिस्टम ज़्यादा टाइम लेता है मोल्ड कैविटी फिलअप करने के लिए, तो ज़्यादा टाइम लगने की वजह से यहाँ से जो मोल्टन मेटल आ रहा है वो इस गेटिंग सिस्टम में सॉलिडिफाई हो जाता है और हमारा जो मोल्टन मेटल है वो मोल्ड कैविटी तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसीलिए हमारा जो डिज़ायर इसीलिए हमारा जो पर्पज रहता है वो रहता है कि कम से कम टाइम में हम उस मोल्ड कैविटी को फिलअप कर सके। तो ये हमारा एडवांटेजेस है यूजिंग अ टॉप गेटिंग सिस्टम। हमें पोरिंग टाइम या हम फिलिंग टाइम बोलेंगे वो कम लगता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। एडवांटेजेस देख लिया, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, अगर ये ज़्यादा वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी से कोई मोल्टन मेटल इस मोल्ड कैविटी में इंटर करेगा तो यहाँ से प्लैशिंग होने के चांसेस होंगे, हाई टर्बुलेंस होगा, टर्बुलेंस ज़्यादा होगा, स्प्लैशिंग होगा, मेटल इधर उधर एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। अगर यहाँ से आएगा तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ, और नीचे जब गिरेगा तो हाई टर्बुलेंस होने की वजह से वो मोल्ड कैविटी का इरोजन करेगा और मोल्ड के साइड में जो सैंड लगा हुआ है उस सैंड को अपने अंदर संभालेगा, उस मोल्टन मेटल में सैंड मिक्स हो जाएगी और हमारे कास्टिंग में डिफेक्ट आएंगे। तो इसका ये ड्रॉबैक है कि अगर इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हम कम टाइम में किसी भी मोल्ड को फिलअप कर सकते हैं।
लेकिन उसके साथ साथ उसका टर्बुलेंस बढ़ जाएगा, उसके स्प्लैशिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे और मोड इरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है टॉप गेटिंग सिस्टम के। अब इसको यूज कहाँ किया जाता है? ये जो टॉप गेटिंग सिस्टम है उसको हम प्रीफर करते हैं, इसको हम प्रीफर करते हैं फेरस कास्टिंग के लिए, फेरस कास्टिंग के लिए, फेरस कास्टिंग के लिए। अगर किसी भी मेटल का टर्बुलेंस ज़्यादा है मोल्टन मेटल में, तो उस केस में हम उसे यूज करते हैं फेरस कास्टिंग के लिए। ये पीछे लेक्चर में भी हमने देखा है कि किसी भी मोल्ड का अगर किसी भी गेटिंग सिस्टम में टर्बुलेंस ज़्यादा है तो उसे हम यूज करते हैं फेरस कास्टिंग के लिए। तो हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और उसका यूज कहाँ होता है इसके बारे में डिस्कस किया। अब देखते हैं हम इसका पोरिंग टाइम क्या होता है, कितने टाइम में हम इस मोल्ड कैविटी को फिलअप कर सकते हैं, और यही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पोरिंग, इसे हम बोलेंगे पोरिंग या कई जगह पे फिलिंग टाइम भी है, पोरिंग या फिलिंग मोल्ड कैविटी। इसमें जो टाइम लगेगा उसके बारे में अब हम देख लेते हैं। अब हम एक जनरल एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक टैंक है, इसका वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम है 500 मीटर क्यूब। अब अगर मैं इसमें मैं 100 मीटर क्यूब पर सेकंड से 100 मीटर क्यूब पर सेकंड से कोई लिक्विड इस टैंक में डाल देता हूं, तो मुझे ये कैविटी फिलअप करने के लिए, ये टैंक फिलअप करने के लिए कितना टाइम लगता है? ये 100 मीटर क्यूब में 1 सेकेंड को डाल रहा हूं, तो मुझे ऐसे 5 सेकेंड लगेंगे 500 करने के लिए, राइट। तो इसी के बेस पे, यही जनरल लॉजिक के बेस पे हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये जो है ये मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा मास फ्लो रेट है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मास फ्लो रेट, ओके, क्यू इनटू ये मास फ्लो रेट है हमारा क्यू इनटू लगने वाला टाइम है टी, टीपी लेंगे हम क्योंकि हम पोरिंग टाइम निकालना चाहते हैं, इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम है 5000, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हमें मोड का वैल्यू फिलअप करना है। तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन यहाँ से निकल के आता है कि मोड का वॉल्यूम है, जितना भी वॉल्यूम उस मोड का होगा उसको फिलअप करने के लिए मास फ्लो रेट इनटू टाइम ऑफ पोरिंग जब करेंगे तब उसका वॉल्यूम हमें वहाँ पे मिल जाएगा। तो मास फ्लो रेट हम जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है इनटू टाइम ऑफ पोरिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। ओके, ये कैसे आया? सिंपल लॉजिक से भी बताया है मैंने आपको, ताकि आप इसे इजीली तरीके से याद रख सके। अब यहाँ से मैं पोरिंग टाइम को निकालना चाहता हूँ टीपी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ मोल्ड और यहाँ पे लूंगा एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी। अब एरिया कौन सा लेना है, कई बुक में अलग अलग दिया है, बट आपको ये जो एरिया है वो लेना है चौक एरिया। चौक एरिया क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा है। अब चौक एरिया क्या होता है? चौक एरिया इज अ मिनिमम, चौक एरिया को क्या लेंगे हम? मिनिमम जो गेट एरिया होगा हमारे, सॉरी, जो स्प्रू एरिया होगा, जो रनर एरिया होगा और जो गेट एरिया होगा, इन एरिया में से जो सबसे कम एरिया होगा उसे हम ले लेते हैं चौक एरिया। तो चौक एरिया इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ स्प्रू, रनर एंड गेट एरिया। इस 3 में से जो कम है उसे हम ले लेते हैं चौक एरिया। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ले लेना है चौक एरिया, ओके। और यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ गेट लेना है, वेलोसिटी एट एंट्री, एंट्री में जितना वेलोसिटी होगा उसको लेना है, तो यहाँ का वेलोसिटी लेना है। तो इसके पहले लेक्चर में हमने देखा है कि किसी भी पॉइंट में हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करके हम किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालते हैं, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो अगर मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस g इनटू इस पॉइंट पे कितना हाइट है वो ले लेते हैं। तो अब मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं तो मैं देख पा रहा हूं यहां से मेरा लिक्विड यहां तक है, तो मेरे पास हाइट है ht, टोटल हाइट है ht। इसको हमने बहुत अच्छे से देखा है पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे मुझे पोरिंग टाइम फॉर अ टॉप गेट, पोरिंग टाइम फॉर अ टॉप गेट
एक फॉर्मूला मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ चोक इनटू वेलोसिटी ऑफ गेट की जगह मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2g इंटू एच टी, 2g इंटू टोटल हाइट। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ पोरिंग या टाइम ऑफ फिलिंग फॉर अ टॉप गेट, अब इस वॉल्यूम को अगर आप एरिया यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हो तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम ऑफ मोल्ड को एरिया ऑफ मोल्ड इनटू हाइट ऑफ मोल्ड भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एरिया इनटू हाइट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। अगर एरिया मोल्ड का जो क्रॉस सेक्शन है वो मेरे पास कांस्टेंट है, अगर क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कांस्टेंट था तो मैं वॉल्यूम ऑफ मोल्ड को डायरेक्टली लिख सकता हूँ एरिया ऑफ मोल्ड इनटू हाइट ऑफ मोल्ड। तो ये होता है पोरिंग टाइम और फिलिंग टाइम फॉर अ टॉप गेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट, बॉटम गेटिंग सिस्टम। तो बॉटम गेटिंग सिस्टम को समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम निकाला है। मैंने अभी बताया था कि अगर एंट्री पॉइंट इसका बॉटम से होगा तो उसको हम बोलेंगे बॉटम गेटिंग सिस्टम, टॉप से होगा तो बोलेंगे टॉप गेटिंग सिस्टम, बीच में से होगा पार्टिंग लाइन में होगा तो बोलेंगे पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे बॉटम से दिख रहा है तो हम इसे बोलेंगे बॉटम गेटिंग सिस्टम। अब इसमें हम अगर कोई मोल्टन मेटल पोर कर देते हैं इस पोरिंग कप में, अगर मैं कोई मोल्टन मेटल डाल देता हूँ, मेटल इसमें मैं लिक्विड मेटल डाल देता हूँ तो वो फ्लो होते इस साइड में आएगा। यहाँ का वेलोसिटी लेंगे हम, एंट्री पॉइंट का वेलोसिटी लेते हैं हम पोरिंग टाइम निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ गेट। तो हमारे पास इस मोल्ड का जो हाइट होगा वो मैं मान लेता हूँ HM है, राइट, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मैं मान लेता हूं AM है, एरिया ऑफ मोल्ड है। ओके, यहाँ का वेलोसिटी है Vg। अब मैं जैसे इस टॉप से यहाँ तक का जो हाइट है उसे मैं मान लेता हूं टोटल हाइट। ये बना हुआ होता है हाइट ऑफ कप प्लस हाइट ऑफ स्पोरिंग से। तो यहाँ पे टोटल हाइट और हाइट ऑफ मोल्ड, एरिया ऑफ मोल्ड यहाँ पे लिखा है। अब मैं जैसे जैसे इसमें मोल्टन मेटल ऐड करना स्टार्ट करता हूँ तो मोल्टन मेटल में इसका हाइट बढ़ जाएगा, अब मैं जैसे जितना मेटल यहाँ से डाल रहा हूँ मोल्टन मेटल तो इसका हाइट यहाँ पे बढ़ रहा है, हाइट कांस्टेंट नहीं है। जैसे हम टॉप गेटिंग सिस्टम में देखते हैं, अगर मैं यहाँ से कोई भी मोल्टन मेटल डाल देता हूँ तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा वो मेटल को इस नीचे से फिलअप करते करते ऊपर की तरफ जाएगा। बट ये बॉटम गेटिंग सिस्टम में जब भी हम कोई मोल्टन मेटल लिक्विड डालते हैं तो यह हाइट जैसे जैसे राइज होगा, मान लेते हैं अभी यह हाइट H तक है, मैं इसको एक अलग हाइट लिख लेता हूँ, H हाइट तक मैंने कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब इसमें लिक्विड भरा हुआ है, कोई मेटल भरा हुआ है, अगर ये इतने हाइट तक गया है तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा और वो प्रेशर इस एंट्री पॉइंट पे अप्लाई होगा, मतलब बैक प्रेशर देगा। अब बैक प्रेशर आएगा तो इसकी वेलोसिटी में कम हो जाएगी। एंट्री पॉइंट में तो जब स्टार्ट होगा इसमें कोई भी मेटल नहीं होगा तो उस केस में वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी उस टाइम होगी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टॉइस जी एच टी। ओके, बट जैसे जैसे मेटल इस मोल्डिंग कैविटी में भरता जाएगा वैसे वैसे ये बैक प्रेशर भी इस पे अप्लाई करता जाएगा, इस एंट्री पॉइंट पे बैक प्रेशर लगेगा, बैक प्रेशर लगने की वजह से उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो एक ड्रॉबैक है। अब इसके इफेक्ट देखेंगे हम क्या क्या है। अगर वेलोसिटी कम हो रहा है, जैसे जैसे मोल्टन मेटल को हम डाल रहे हैं तो वेलोसिटी कम होता जा रहा है, मतलब इसमें हमें एक डिसएडवांटेजेस मिल रहा है। इसका डिसएडवांटेजेस है कि इसको पोरिंग टाइम है वो ज्यादा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे बैक प्रेशर की वजह से इसकी वेलोसिटी में कमी आ रही है। बैक प्रेशर जैसे यहाँ पे लगेगा, जैसे जैसे मोल्ड फिलअप होता चलेगा वैसे वैसे ये लिक्विड मेटल इस पे बैक प्रेशर अप्लाई करेगा और उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। वेलोसिटी कम होगी तो पोरिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये इसका ड्रॉबैक है। सेकेंड, अब एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस क्या है, अगर वेलोसिटी कम है तो उसका टर्बुलेंस भी कम है। वेलोसिटी कम है तो टर्बुलेंस कम है तो मोल्ड इरोजन के चांसेस कम है। जितना ज्यादा टर्बुलेंस उतना ज्यादा मोल्ड इरोजन में क्या होगा, वो साइड जो भी मोल्ड कैविटी है उसके साइड में जो सैंड लगा हुआ है उस सैंड का
निकाल लेगा और अपने मोल्टन मेटल में ले लेगा, जिससे कास्टिंग के डिफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे टर्बुलेंस लो होगा, इरोजन भी कम होगा और स्प्लैशिंग भी नहीं होगा लिक्विड मेटल का। तो ये एडवांटेजेस है, पोरिंग टाइम ज्यादा लगेगा, ये डिसएडवांटेजेस है। अब इसका यूज कहाँ करेंगे हम? जैसे टॉप गेटिंग सिस्टम में हमने देखा था, हम उसको यूज करते हैं फेरस कास्टिंग के लिए, तो इसको हम जनरली यूज करते हैं नॉन फेरस कास्टिंग के लिए। नॉन फेरस कास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं बॉटम गेटिंग सिस्टम का। इसमें आप यह कह सकते हो लाइट जो अलाय होते हैं, लाइट अलाय जो होते हैं इसका यूज किया जाता है। इसके लिए बॉटम गेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम अलाय, इसके लिए हम यूज करते हैं बॉटम गेटिंग सिस्टम का। तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस के बारे में देखा। अब देखते हैं इसका पोरिंग टाइम कितना है। तो पोरिंग टाइम का सेम वही फॉर्मूला है जो हमने पिछले अभी देखा था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोरिंग टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट इनटू मास फ्लो रेट। ओके, मास फ्लो रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मोल्ड हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, यहाँ पे जो टाइम है, तो टाइम तो मैं 0 से लेके टाइम ऑफ पोरिंग टी, यहाँ पे मैं टी ले लेता हूँ, तो टाइम ऑफ पोरिंग तक वेरी करेगा। मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे और ये जो लगेगा इस टाइम को हम निकालेंगे। तो टाइम का तो होगा लोअर और अपर लिमिट। बट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोल्ड है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो होगा वो इसका एरिया तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि एरिया कांस्टेंट है, बट इसका हाइट है वो वेरी हो रहा है। इसका हाइट जो है वो वेरी हो रहा है। वेरी कैसे हो रहा है? जैसे जैसे लिक्विड मेटल इस कैविटी में इंटर कर रहा है वैसे वैसे ये एच बढ़ रहा है। एच बढ़ रहा है मतलब कांस्टेंट हाइट नहीं है। जब हम पोरिंग कर रहे हैं तो हाइट में चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए हमें इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इसीलिए हमको इसको डिफ्रेंशिएट करके इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइट कांस्टेंट नहीं है। अब टॉप मोल्ड की केस में हम जब भी यहाँ पे डाल लेते थे तो हाइट ये इतने हाइट से लिक्विड आ रहा था और इसके बैक प्रेशर भी कुछ नहीं लग रहा था, उसके वेलोसिटी पे कुछ असर नहीं हो रहा था, उसकी हाइट कांस्टेंट थी। बट यहाँ पे हाइट हम देख रहे हैं बढ़ रही है और उसके हाइट बढ़ने की वजह से मास फ्लो रेट में कुछ कमी आ रही है। तो उसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं इस टी को वैसे ही रख देता हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोल्ड की जगह एरिया ऑफ मोल्ड इनटू DH डिवाइडेड बाय, अब मास फ्लो रेट को हम लिखते हैं एरिया ऑफ चोक मिनिमम ऑफ रनर गेट एंड स्प्रू का जो एरिया होगा उसे हम बोलेंगे एरिया ऑफ चोक, और यहाँ पे लेते हैं वेलोसिटी एट गेट पर। बट यहाँ पे वेलोसिटी में अगर ट्वाइस जी HT लेता हूँ तो ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, और जैसे जैसे वेलोसिटी जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है। तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये जो वेलोसिटी होगा वो होगा HT माइनस H। HT माइनस H, माइनस H क्यों? जैसे जैसे H बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी में कमी आ रही है। तो यही दिखाने के लिए हम कुछ इसको ऐसा अरेंज करते हैं। अगर आपको मैकेनिक्स आता है तो आपको ये इक्वेशन याद हुआ होगा। तो यहाँ से मैं इस T को इंटीग्रेट कर लेता हूँ। T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू TP, पोरिंग टाइम निकालना चाहता हूँ, इज इक्वल टू ये dt हो जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये dt हो जाएगा, और इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ मोल्ड कांस्टेंट है, चोक एरिया भी हमारे पास कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस जी भी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब मैं इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट नहीं है उसको लिख लेता हूँ। कांस्टेंट क्या नहीं है हमारे पास? हाइट कांस्टेंट नहीं है, हाइट वेरी हो रही है। जैसे जैसे लिक्विड आ रहा है तो हाइट वेरी हो रही है, तो हाइट को ही हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो नीचे मैं लिखूंगा HT माइनस H, और ये स्क्वायर रूट को हटाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1/2। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/2, और हमारा हाइट है H इज इक्वल टू 0 हाइट से, मतलब यहाँ से वेरी करेगा तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? H इज इक्वल टू HM, मोल्ड की हाइट तक जा सकता है। 0 से मतलब यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो सकता है, मतलब 0 से HM तक वेरी कर सकता है। अब इसको मैं थोड़ा और आगे लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ चेक इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस जी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं
मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इतना जगह नहीं है। तो ये नीचे 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा। नीचे 1/2 था तो ऊपर जाके -1/2 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एच टी माइनस एच, नीचे 1/2 था तो ऊपर जाके -1/2 इंटू डी एच। ओके, तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं लेता हूं तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एच टी माइनस एच और ये ब्रैकेट रेस टू -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 इंटू -1। तो ये होता है इंटीग्रेशन 0 से एच एम तक, 0 से एच एम तक। सिंपली मैंने कुछ किया नहीं है, खाली इस टर्म का इंटीग्रेशन वहां पे लिया है। तो अब मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे मुझे मिलेगा टीपी, टी इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, टी इज इक्वल टू टीपी रखूंगा मैं यहाँ पे। तो टीपी इज इक्वल टू मुझे मिलेगा एरिया ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ चोक इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस जी। ओके, ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको देख लेते हैं, एच एम यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ एच की जगह, क्योंकि एच इज इक्वल टू एच वैल्यू हो रहा है 0 से एच एम तक। तो एच इज इक्वल टू मैं अगर उसको पुट कर लेता हूँ, एच इज इक्वल टू एच एम पुट करूंगा तो मुझे यहाँ मिलेगा एच टी माइनस एच एम। अब ब्रैकेट रेस टू -1/2 प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा +1/2। -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 आता है, और नीचे भी हमें रहेगा 1/2। -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, और ये माइनस साइन के साथ है, सॉरी। और एक इंटीग्रेशन हमारा 0 पुट करना रहेगा माइनस। अब इसमें मैं 0 पुट कर दूंगा h इज इक्वल टू, तो ये मुझे मिलेगा एच टी रेस टू 1/2। ओके, और नीचे इसके रहेगा 1/2, और एक जो माइनस साइन है यहाँ पे मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ इस जगह। तो अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिल जाता है एरिया ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ चोक इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस जी। अब इस माइनस साइन से मैं इस अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये पॉजिटिव मिलेगा मुझे। सबसे पहले तो मैं इस 1/2 को ले लेता हूँ, तो यहाँ मुझे मिलेगा 2, 1/2 है, ऊपर जाके 2 मिलेगा। तो यहाँ पे अब बचेगा, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 है तो मैं इसको डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ लिखता हूँ एच टी। ये कैसे आएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो गया, इधर प्लस साइन है, और ये 1/2 मैंने इसका पावर लिया था तो मैं इसको रूट में लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको रूट में लिखा। अब ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा क्योंकि ये प्लस था, और ये ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा एच टी माइनस एच एम, और पावर 1/2 है तो मैं इसको स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ। तो यही होता है हमारा पोरिंग टाइम फॉर बॉटम गेटिंग सिस्टम। तो ये है पोरिंग टाइम ऑफ बॉटम गेटिंग सिस्टम का फॉर्मूला। अगर टॉप गेटिंग सिस्टम है तो उसका हमने देखा, बॉटम गेटिंग सिस्टम है तो पोरिंग टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ चोक इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस जी, इनसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ एच टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच टी माइनस एच एम, स्क्वायर रूट ऑफ एच टी माइनस एच एम। तो ये है बॉटम गेटिंग सिस्टम, बॉटम पोरिंग टाइम रिक्वायर। अब इसमें एक स्पेशल केस है, वो है अगर हमारा जो एच एम है वो एच टी के बराबर हो जाए, तो इफ एच एम हाइट ऑफ मोल्ड एंड टोटल हाइट हमारी इक्वल हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा। ये जो हमारी टोटल यहाँ पे मैंने हाइट ऑफ मोल्ड है, अगर इस हाइट ऑफ मोल्ड को मैं बढ़ाते बढ़ाते टोटल हाइट तक यहाँ तक लेके जाता हूँ तो ये एच एम इज इक्वल टू एच टी हो जाएगा यहाँ तक। ओके, तो एच एम इज इक्वल टू एच टी। अब उस केस में क्या होगा, एच टी और एच एम सेम है तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि एच टी इज इक्वल टू एच एम हो गया है। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, पोरिंग टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ चोक इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस जी एंड स्क्वायर रूट ऑफ एच टी, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे 0 हो रहा है ड्यू टू एच टी इज इक्वल टू एच एम। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऊपर एच स्क्वायर रूट ऑफ एच टी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको ही स्क्वायर रूट ऑफ एच टी से डिवाइड भी कर देता हूँ। अब ऐसा करने से कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे।
अब मैं यहाँ पे नीचे और इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो मुझे यहाँ मिलेगा 2 एरिया ऑफ मोल्ड, एरिया ऑफ मोल्ड। अब ये एस टी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, एस टी मिल जाएगा। और नीचे मुझे मिलेगा एरिया ऑफ चोक, ये 2 इधर है, सॉरी 2 लिखा है, एरिया ऑफ चोक और अंडर रूट 2g और ये अंडर रूट एच टी इधर आ जाएगा तो ये मिल जाएगा एच टी। अब एच टी इज इक्वल टू एच एम है तो इस एच टी को मैं एच एम लिख सकता हूँ, इस एच टी को मैं एच एम लिख सकता हूँ। और अभी हमने देखा था ये जो एरिया ऑफ मोल्ड इंटू हाइट ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय चोक एरिया इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच टी, ये क्या है, ये क्या है, पोरिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर टॉप गेट है, ये टॉप गेट है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोरिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर बॉटम गेट। अगर मैं बॉटम गेटिंग सिस्टम है तो ये बॉटम गेटिंग सिस्टम के लिए है 2 इंटू पोरिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर टॉप गेट, 2 इंटू पोरिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर टॉप गेट। तो यही मैं समझाना चाहता था कि अगर हमारे पास बॉटम गेटिंग सिस्टम है तो उसको जो पोरिंग टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, वो ज़्यादा लगेगा। कितना लगेगा, 2 टाइम्स ऑफ पोरिंग टाइम फॉर अ टॉप गेट। टॉप गेटिंग को अगर 2 सेकेंड लग रहे हैं टॉप गेट को इस मोल्ड कैविटी को फिलअप करने के लिए, टॉप गेट को अगर 2 सेकेंड लग रहे हैं तो बॉटम गेट को 4 सेकेंड लग रहे हैं, मतलब ये टाइम ज़्यादा ले रहा है बॉटम गेट सिस्टम। तो इसीलिए हम ऑलवेज प्रीफर करना चाहते हैं टॉप गेटिंग सिस्टम को, क्योंकि टॉप गेटिंग सिस्टम कम से कम टाइम लेता है। और तो थर्ड हमारा पॉइंट है पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम। अभी हमने टॉप और बॉटम गेटिंग सिस्टम को देखा, अब हम देखते थे पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम। अगर इस पार्टिंग लाइन पे हम कोई गेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, उसका एंट्री अगर पार्टिंग लाइन से होता है तो उसे हम बोलते हैं पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम। टॉप से होगा तो टॉप, बॉटम से होगा तो बॉटम, पार्टिंग लाइन से होगा तो पार्टिंग लाइन। अब पार्टिंग लाइन क्या होता है, जो लाइन कोप और ड्रैग को सेपरेट करता है, अलग करता है, उसे हम बोलते हैं पार्टिंग लाइन। अब कोप और ड्रैग क्या होता है ये तो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है। तो कोप और ड्रैग को जो सेपरेट करेगा उसे हम बोलेंगे पार्टिंग लाइन। अगर पार्टिंग लाइन पे कोई गेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है तो हम बोलेंगे पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं इसमें कोई मोल्टन मेटल डाल देता हूँ, अगर मैं इसमें कोई मोल्टन मेटल डाल देता हूँ तो ये यहाँ तक आएगा। और ये अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर का कंसिडर कर लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा टॉप गेटिंग सिस्टम। और अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं इसे यहाँ से ऊपर का कंसिडर कर लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा बॉटम गेटिंग सिस्टम। और अगर मैं इसको यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ नीचे वाला तो ये मेरा हो जाएगा टॉप गेटिंग सिस्टम। तो पार्टिंग लाइन क्या है, मिक्सअप है, टॉप और बॉटम गेट का मिक्सअप है। अगर यहाँ से नीचे मैं पकड़ लेता हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पे HM1 लिख रहा हूँ तो ये मेरा हो जाएगा टॉप गेटिंग सिस्टम। और ये ऊपर की जो हाइट होगी HM2 लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ मोल्ड, तो यहाँ पे मेरा बॉटम गेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो इसमें टॉप और बॉटम गेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मिक्सअप होंगे। तो ऐसे हम कौन से भी मेटल के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो बेसिकली कंसर्न होगा वो होगा पोरिंग टाइम का। तो पोरिंग टाइम इसमें टॉप गेटिंग सिस्टम के लिए जो लगेगा वो भी है, और पोरिंग टाइम बॉटम सिस्टम के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है, टॉप भी है बॉटम भी है। तो यहाँ पे मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ। अब टॉप के लिए हमने देखा था एरिया ऑफ मोल्ड, ओके, इनटू हाइट ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय चोक एरिया, यहाँ से तो कोई चेंजेस नहीं होगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी एच टी। ये होता है टॉप गेटिंग का पोरिंग टाइम फॉर टॉप गेटिंग सिस्टम। ये एच टी यहाँ से यहाँ तक का जो है वो एच टी है, ओके, एच टी। यहाँ पे मोल्ड हाइट होगी और एच एम होगी। मोल्ड हाइट टॉप गेटिंग सिस्टम अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से कट कर देंगे, तो ये टॉप गेटिंग के लिए हमारा हाइट एच एम हो गया। अब बॉटम गेटिंग सिस्टम कंसीडर करना चाहते हैं तो ये नीचे वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे, ये पोर्शन, तो इसका हाइट मैंने यहाँ पे लिखा है HM2। और बॉटम गेटिंग सिस्टम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 इंटू एरिया ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय चोक एरिया इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस जी इनसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ HT माइनस स्क्वायर रूट ऑफ HT माइनस
HM होता है, बट यहाँ पे हाइट मेरे पास HM2 है तो मैं HM2 लिख लेता हूँ। तो ये दोनों का मिक्सचर है पोरिंग टाइम। पोरिंग टाइम फॉर पार्टिंग लाइन, तो पोरिंग टाइम फॉर पार्टिंग लाइन को हम ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो ये पार्टिंग लाइन का हो जाएगा, टॉप प्लस बॉटम मतलब पोरिंग टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो ये फॉर्मूला लगा के हम उसका पोरिंग टाइम। लास्ट जो गेटिंग सिस्टम हमारे पास बचता है वो स्टेप गेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, सिंपल पॉइंट है, अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा मोल्ड कैविटी है, अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा मोल्ड कैविटी है तो उस केस में हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हम उसके अलग अलग गेट प्रोवाइड के कम से कम टाइम में हम उसको फिलअप करना चाहते हैं, तो मुझे उसके एंट्री पॉइंट बढ़ाने होंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो स्प्रू आ रहा है, यहाँ से मैंने बहुत सारे गेट निकाले हुए 1 2 3, तो ये 3 पॉइंट से यहाँ पे मोल्ड एंट्री में कवर करेगा और जल्दी से जल्दी उस मोल्ड को फिलअप कर देगा। यही बस एक सिंपल पॉइंट है स्टेप गेटिंग सिस्टम का। अगर मोल्ड कैविटी बहुत बड़ा है तो उस केस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोल्टन मेटल का फ्लो कराना जरूरी होगा, और उस हर एक कॉर्नर में अलग अलग साइड में हम उसको गेट प्रोवाइड करेंगे और इस गेट के थ्रू हम लिक्विड मेटल को उस मोल्ड कैविटी में सप्लाई करेंगे। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं स्टेप गेटिंग सिस्टम। उस सिस्टम को हम बोलते हैं स्टेप गेटिंग सिस्टम। यह केवल लार्ज कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।